आज हम लोग पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, ठीक है। कल थोड़ा सा इसमें हम देखे थे, ठीक है, ध्यान से देखिए। पीछे ही बैठ जाओ ना, जगह है वहाँ पे, वहीं पे बैठ जाओ, लेट करके मत आइए आप लोग, टाइम से आइए। चलिए अब देखो, कल मैंने मैप बनाया था और आपको बताया भी था कैसे क्या है ना। ये भारत है पहले, यहाँ पे अब देखो मैंने कहा कि ये पूरा सिंध का इलाका था, है ना। ये आपका आज के समय में ये क्या है, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। तुर्क कहाँ थे, यहाँ पे थे। अरब वाले कहाँ थे, यहाँ पे थे। तो ये हमारा क्या है, अरब है, और ये क्या है, तुर्क है, और ये क्या है, अफगानिस्तान है। यहीं पे एक साम्राज्य था जिस साम्राज्य का नाम था गजनी। क्या नाम था, गजनी था, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं पंजाब। क्या है, पंजाब है ये वाला। ये विश्व के मैप पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हमारा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये वाला जो क्षेत्र था उस समय हमारा तुर्क था। क्या था, तुर्क था। और ये हमारा अरब है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे बना दिया हूँ शॉर्टकट में, आप समझते रहिए। अब मैंने आपको ये भी बताया था कल कि अरब आक्रमणकारी कैसे हमारे देश पे आक्रमण किए, है ना। उसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसको लगाओ, जल्दी करो। चलो देखो, तो हमने पढ़ा था अरब आक्रमणकारी, कैसे अरब आक्रमणकारी हमारे देश पे और उनका उद्देश्य क्या था। अब आ जाओ, अब जब हम तुर्क के बारे में पढ़ते हैं तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि तुर्क में जो शासक हुए, जिसमें आपको मैंने बताया कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया, या फिर आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। थोड़ा सा हटा दो, तुम लोग लेट क्यों करते हो भाई, थोड़ा सा हटाओ। चलो बैठ जाओ। हाँ चलो देखो, तुर्क आक्रमण में हमने बताया था, सबसे पहले तो इनके शासकों का नाम आप जान लो। 4 शासकों का नाम मैंने बताया था। फिर एक बार देख लो यहाँ पे, सबसे पहले हम देखे थे कि जो तुर्क आक्रमणकारियों में जो शासक थे, तुर्की जो शासक थे वो कौन थे। एक था, पहला था अल्पतगीन, अल्पतगीन था, ठीक है ना। जो दूसरा था उसका क्या नाम था, पिरितिगीन। क्या नाम था, पिरितिगीन था। और जो तीसरा शासक था उसका क्या नाम था, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक है ना। और जो चौथा हमारा शासक था वो था महमूद गजनी, महमूद गजनी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि महमूद गजनी यहाँ आता है, ठीक है ना। और हमें महमूद गजनी के ही बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम इन शासकों के बारे में भी कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो वनडे का एग्ज़ाम होता है, चाहे एसएससी बैंक या यूपीपी यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, है ना। वो प्रश्न क्या है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि अल्पतगीन कौन था। तो ऑप्शन में आपके देता है कि यह तुर्क सरदार था। यह तुर्क जो है ना, यहीं का एक सरदार था, इसीलिए हम कहते हैं अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था। तो इसमें आप पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो अल्पतगीन था वो क्या था भाई, वो तुर्क सरदार था, सरदार था, ठीक है ना, तुर्क सरदार था। और जो दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अल्पतगीन है यही एक ऐसा शासक था, तुर्क सरदार था, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है या फिर कौन था, तो क्या बताओगे, अल्पतगीन था। कब किया था, 932 ईस्वी में किया था। तो अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में, कब बाबू, 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। गजनी साम्राज्य की, साम्राज्य का स्थापना किया था, स्थापना किया था, ठीक है ना। अब देखो गजनी कहाँ पे है, तो आप लोकेशन देख लो, यहाँ पे है। यहाँ पे उसने गजनी साम्राज्य का स्थापना कर दिया भाई। और राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजधानी कहाँ बनाया था भाई, गजनी को ही। तो गजनी को ही क्या बनाया था, ये राजधानी बनाया था अपने साम्राज्य। गजनी साम्राज्य का स्थापना किया और वहीं उसको क्या कर दिया, राजधानी बना दिया।
अब कहता है कि पिरितिगीन है ना, अगला शासक आता है तुर्क शासक जो गजनी की गद्दी पर बैठता है, पिरितिगीन। अब कहता है कि जो पिरितिगीन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से आपके पीसीएस के भी एग्ज़ाम में प्रश्न बना है, पूछता है आपसे कि वह कौन सा तुर्क शासक था जिसके शासनकाल में तुर्कों का सर्वप्रथम आक्रमण भारत देश पर हुआ था, है ना। मतलब किसके शासनकाल में सर्वप्रथम पहली बार तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तो आप याद रखिएगा कि पिरितिगीन के शासनकाल में, मतलब इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में तुर्कों का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ? भारत पर हुआ। क्लियर है? भारत पर हुआ। इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 972 से लगभग 977 ईस्वी तक का जो समय कालखंड है वह हम मानते हैं कि पिरितिगीन का कालखंड था, और इसी के शासनकाल में पहली बार तुर्क आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण किए। क्लियर हो गई बात? मैंने फिर कहा उसके बाद कौन शासक आता है? सुबुक्तगीन आता है, और वो गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सुबुक्तगीन था ये कौन था? तो अल्पतगीन का गुलाम था। क्या था भाई? अल्पतगीन का क्या था? गुलाम था। और एक चीज़ बताया था, गुलाम के साथ साथ क्या था? दामाद भी था। क्या था? दामाद भी था। मतलब अल्पतगीन की एक लड़की थी, उसकी लड़की से इसको प्रेम हो गया, और प्रेम होने के बाद इसी से क्या कर लिया? वो विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो भाई अल्पतगीन का यह दामाद बन गया। दामाद बनने के बाद ये क्या हो गया? गजनी की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो महमूद गजनी था वो इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका था? तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है वनडे एग्जामों में कि महमूद गजनी के पिता का क्या नाम था, तो क्या बताओगे? सुबुक्तगीन था। क्या था? सुबुक्तगीन। तो इतनी कहानी तो हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे हम देखते हैं, और ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अब कहता है महमूद गजनी। अब महमूद गजनी के बारे में हमें पढ़ना, और यहाँ पे ये बैठा हुआ है गद्दी पर, और ये हमारा भारत देश है। अब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। तो उससे पहले, आक्रमण को पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो इतना अगर लिख लिए हो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो मिटाने के बाद मैं महमूद गजनी को पढ़ाना शुरू करूँ लिख के। ठीक है। जो नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो। चलो देखो, अब हम आते हैं महमूद गजनी पर। किस पर आते हैं बाबू? महमूद गजनी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामों में बनते हैं। ठीक है। तो जो महमूद गजनी है, यहाँ से देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में क्या हमें याद रखना है? देखो, सबसे पहले आप इसमें याद रखो कि इसका जन्म कब हुआ था। ठीक है ना। इसका जन्म कब हुआ था वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में आपके पूछा जा चुका, वनडे एग्जामिनेशन में। जन्म हुआ था इसका 971 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। फिर पूछता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो महमूद गजनी है वो गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है। ये प्रश्न बन चुका है, तो आप याद रखिएगा 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। बात समझ पा रहे हो? तो आपसे पूछा जाएगा कि महमूद गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा था, क्या बताओगे? 998 में। तो मैं लिख दूं गजनी की गद्दी पर। गद्दी पर का मतलब समझते हो ना? गद्दी पर कब बैठा? 998 ईस्वी में लगभग बैठा। अब देखो यहाँ से एक और प्रश्न जोड़ देता है पीसीएस में। यहाँ से पूछता है कि जब महमूद गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसका उम्र कितना था। ये याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक है। तो 27 साल की उम्र में बैठा था। तो कितने साल की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में बैठा था। बात समझ पा रहे हो?
फिर देखो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, बनता ये है कि महमूद गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक था? तो कहता है खुरासान का। कहाँ का शासक था? खुरासान का। तो इससे पहले कहाँ का शासक था? इससे पहले खुरासान का शासक था। ये खुरासान एक जगह है जहाँ का वो शासक था। क्लियर हो गई बात? तो इतने पॉइंट यहाँ से आपके पूछे गए हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले बताओ महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ये गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 998 ईस्वी में बैठा। इसकी उम्र उस समय कितनी थी? 27 वर्ष का था। लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले वो कहीं और का भी शासक था। कहाँ का था? खुरासान का शासक था। इतनी बात याद रहेगी। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ याद रखो, जन्म के साथ ही इसका सब पढ़ लो मृत्यु कब हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1030 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1030 ईस्वी में। अभी मारना नहीं है, अभी इसको युद्ध लड़वाना है। मैं यहीं पे इसलिए बता दिया हूँ कि जन्म और मृत्यु एक साथ आप लिख लोगे तो एक साथ आप देखोगे तो याद रहेगा। ठीक है। अभी लिखो नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए, अब कहता है कि जो महमूद गजनी था ना, ये गद्दी पर बैठ गया तो जो बगदाद का खलीफा था अल कादिर बिल्ला। कौन था? अल कादिर बिल्ला जो बगदाद का खलीफा था। देखो इस्लाम जगत में 3 पद सृजित हुए। एक पद था मुहम्मद साहब का। किसका था? मुहम्मद साहब का। तो इस्लाम धर्म में सर्वोच्च पद किसको हासिल था? मुहम्मद साहब को हासिल था। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे वो, चाहे वो धार्मिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो। लेकिन मुहम्मद साहब के बाद जो पद का सृजन हुआ उसी पद को हम कहते हैं खलीफा। मतलब खलीफा जो होता है उसको माना जाता है कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो क्या है? खलीफा है ना। अब खलीफा का पद समाप्त हो गया, खलीफा का पद अब नहीं है, पहले हुआ करता था। इसीलिए अभी युद्ध लड़ रहा है। जो इराक है, इराक का जो राजधानी बगदाद है, इराक देख रहे हो, देखो यहाँ पे है इराक। ईरान यहाँ है, इराक यहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे भी है। इराक है, देखो सऊदी अरबिया के ऊपर जाओ, जॉर्डन है बगल में, फिर सीरिया है, इराक है ना। तो इराक की राजधानी बगदाद है। आज भी इराक अपने आप को खलीफा घोषित करने के चक्कर में लगा हुआ है। कह रहा है कि मैं अगर खलीफा घोषित हो जाऊंगा, मतलब ये है कि जब वो खलीफा अगर बन गया तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ से वो फरमान जारी करेगा, सारे मुसलमानों पे लागू हो जाएगा, सारे मुसलमानों को वो मानना पड़ेगा, बाध्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पद माना गया इस्लामी जगत में मुहम्मद साहब के बाद। इसके बाद फिर एक और पद का सृजन हुआ जिसको हम कहते थे सुल्तान। क्या कहते थे? सुल्तान। ठीक है ना। तो ये खलीफा से कुछ कम, थोड़ा सा कम, जैसे होता है ना राजा होता है फिर वजीर होता है, तो उसका वजीर टाइप का ये पद था। और इस्लाम जगत में सुल्तान को भी बहुत बड़ा पद माना गया। ठीक है। लेकिन इस समय क्या हो गया? ये सारे पद समाप्त हो गए हैं। अब ध्यान से सुनो मैं क्यों बता रहा हूँ। अब देखो जो सुल्तान, वो बगदाद का जो खलीफा था, वो इसके बहादुरी से प्रभावित होकर, महमूद गजनी से प्रभावित होकर इसे उपाधि दिया था। क्या दिया था? उपाधि दिया था। तो 2 उपाधि दिया था और इन उपाधियों का नाम आपके वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पॉइंट करके लिख रहा हूँ, पॉइंट करके लिखूँ ना, तो आप याद रखिएगा पहला पॉइंट कि बगदाद के खलीफा, बगदाद अभी लिखना नहीं है, बगदाद के खलीफा, खलीफा का नाम बोलो, अल कादिर बिल्ला। बिल्ला बिलार वाला बिल्ला नहीं है, ठीक है ना। तुम बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनी को, महमूद देखते रहो अभी बोर्ड पे, गजनी को क्या दिया था भाई? उपाधि प्रदान की थी। और उपाधि प्रदान की थी तो सबसे पहले देखो जो पहला उपाधि था उस उपाधि का नाम था यामीन उद दौला। क्या नाम था?
यामीन उद दौला ये उपाधि थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। यामीन उद दौला, उद दौला, यामीन उद दौला, ठीक है ना, पहली उपाधि का नाम है। जो दूसरा उपाधि है उसका नाम है आमीन उल, यहाँ पे कभी कभी यामीन भी लिख के आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, आमीन उल मिल्लाह ये उपाधि का नाम था, याद भी कर लिया करो, ठीक है। अब महमूद गजनी देखो ये बदल लिया आप लोग, आमीन उल मिल्लाह था, है ना। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि जो महमूद गजनी आक्रमण किया था, इसके आक्रमण को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। और आक्रमण को हम देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक परीक्षा में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई प्रश्न, ठीक है ना। तो आक्रमण ही इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ध्यान से देखो, आक्रमण में जब हम आते हैं तो लिखना किसी को नहीं है, बस ध्यान से सुन लो, पहले एक बार याद हो जाएगा फिर लिख लेना। कहता है कि महमूद गजनी भारत पर कब आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा सन 1000 ईस्वी में। कब किया था? सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण हुआ था। तो आप याद रखना है आपको कि प्रथम आक्रमण इसका कब हुआ था? 1000 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारत पे हुआ था। किस रास्ते हो रहा था? ये यहीं पे हो रहा था। क्लियर हो रही है बात? ये तुर्क हैं, ये अरब हैं। फिर देख लो, यहाँ से यहाँ पे आए थे सब, फिर यहाँ से हमारे वहाँ आक्रमण कर रहे थे। क्लियर है? अब देखो 101 में थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया करो ना, अगर आपको याद हो तो। दूसरा जो आक्रमण था वो कब था? 1001 ईस्वी में। कहाँ पे करता है? पंजाब पर आक्रमण करता है और जयपाल को हरा देता है। 1001 में पंजाब पे किया था, ठीक है। और जो उसके बाद आक्रमण करने आता है वो करता है 1008 ईस्वी में। कब करता है बाबू? 1008 ईस्वी में करता है। वो नगरकोट पे करता है। कहाँ पे करता है? नगरकोट में। नगरकोट, नगरकोट पे करता है। ये नगरकोट कहाँ पे है? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे कांगड़ा जिला है। कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला है। कांगड़ा जिला है। तो कांगड़ा जिला में नगरकोट देवी का मंदिर है। नगरकोट देवी का मंदिर है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 108 ईस्वी में आक्रमण किया और नगरकोट पर आनंद पाल का शासक था। किसका शासक था? आनंद पाल शासन कर रहा था। और इस आनंद पाल को युद्ध में हरा देता है और जाता है कांगड़ा जिले में, जो नगरकोट देवी का मंदिर था, वहाँ पे अथाह संपत्ति था। मंदिरों में बहुत ज़्यादा संपत्तियाँ हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो ये गया और पूरा का पूरा नगरकोट देवी मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया। वहाँ पे जितना खजाना रखा गया था, है ना, जितना सोना चांदी हीरे मोती पन्ना, है ना, जितने रत्न रखे गए थे, जितने कीमती पत्थर रखे गए थे, वो सारे के सारे धन को वो लाद कर घोड़ों और गधों पे फिर कहाँ पे चला गया? फिर गजनी चला गया। देख रहे हो, आ रहा है, हमला कर रहा है, लूट रहा है, लूट के चला जा रहा है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इसका अगला जो आक्रमण हुआ, कहता है कि लगभग 1019 से 1020, है ना, बीच में चंदेलों पर इसने आक्रमण किया था। चंदेलों पर, किस पर आक्रमण किया था? चंदेलों पर भी आक्रमण किया था। यहाँ से पीसीएस में आपके एग्जाम में पूछा गया है कि महमूद गजनी चंदेलों पर आक्रमण किया था कि नहीं किया था, ये बताओ पहले। तो आप क्या कहोगे? किया था। कब किया था? लगभग 1019 से 1020 ईस्वी के बीच में किया था। तो एक ऐसा शासक का नाम आता है चंदेल शासक, जो मुसलमान शासकों का डटकर सामना किया था। उस चंदेल शासक का नाम था विद्याधर। क्या नाम था? विद्याधर। तो चंदेल शासकों में एक ऐसा शासक था जिसका नाम था विद्याधर। क्या नाम था? विद्याधर। अब इसने क्या किया था? एकलौता, कहा जाता है एकमात्र हिंदू शासक था। हिंदू शासक था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों का
आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना किया था। ये भी प्रश्न बन चुका है। आपसे पूछा गया कि कौन सा एकमात्र ऐसा चंदेल शासक था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक विरोध किया था, तो आप क्या याद रखोगे? विद्याधर था। विद्याधर कहाँ का था? चंदेल शासक था। कहाँ का था? चंदेल शासक था। क्लियर हो गई बात? इतना लिखिए, फिर ऊपर मिटाता हूँ, फिर समझाता हूँ। रेडी हो जाइए, चलो आ जाओ। रेडी हो? चलो बताओ। पूरा नहीं बोले हो ना अभी? नहीं बोले हो, चलो एक बार बोल दो। बोले हो शायद। इस बार बोलना है ऐसा भूकंप आ जाए। क्या आ जाए? भूकंप आ जाए। तो दम होना चाहिए, दम लगे थोड़ा सा। चलो, महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? नहीं मजा आया, एक मिनट, नहीं मजा आया, दमदार आवाज नहीं निकल रहा है। चलो बोलो, महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? वाह क्या बात है। चलो, इसकी मृत्यु कब हुई थी? बहुत बढ़िया। ये गजनी की गद्दी पर कब बैठा? उस समय इसकी उम्र कितनी थी? और गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक था? बहुत बढ़िया। अब बताओ इसका उद्देश्य क्या था भाई? लूटपाट करना। सब कोई बोलो, कोई चुप ना रहने, खड़ा कर दूंगा, अकेले बोलना पड़ेगा। चलिए, महमूद गजनी को 2 उपाधियां प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के द्वारा। पहला उपाधि का नाम, दूसरा उपाधि, और तीसरा उपाधि खुद धारण किया था। किसका? तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम शासक का नाम बताओ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। क्या बताओगे? महमूद गजनी। बहुत बढ़िया। अब इसके आक्रमण को देखते हैं। सबसे पहला आक्रमण किस सन में किया था? लगभग 1000 ईस्वी में किया था। जो दूसरा आक्रमण था वो कब किया था? 1001 ईस्वी में। कहाँ किया था? पंजाब का शासक कौन था? उसको क्या कर दिया? हरा दिया। और वहां का सारा धन लूटकर कहाँ लेकर गया? गजनी लेकर गया। उसके बाद फिर कहाँ पे कब किया आक्रमण? 1008 ईस्वी में। कहाँ पर किया? नगरकोट। कहाँ पे भाई? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। वहाँ पे कौन सा मंदिर है? नगरकोट देवी का। तो वहाँ की अथाह संपत्ति को किसने लूट लिया? महमूद गजनी। लूट कर कहाँ ले गया? गजनी ले गया। और कब चंदेलों पर आक्रमण किया था? 1019 से 1020। एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था चंदेल वंश का जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों का डटकर विरोध किया था, सफलतापूर्वक विरोध किया था। उसका नाम क्या था? विद्याधर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं इसको? ये लिखे हो मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। बाद में हार गया, लेकिन एकदम ये नहीं कि समर्पण नहीं किया। कहा कि युद्ध में या तुम मार देंगे नहीं तुम मर जाएंगे, लेकिन सिर झुकाएंगे नहीं। वही डायलॉग मार दिया, सिर कटा सकते हैं मगर सिर झुका सकते नहीं। सुने हो? किसका डायलॉग था भाई? किस क्रांतिकारी? अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब कहता है कि जो महमूद गजनी का जो सबसे बड़ा आक्रमण होता है वो होता है, इसका जो सबसे बड़ा आक्रमण है ना, और जो सबसे फेमस आक्रमण है और बार बार पूछा जाता है, कहता है लगभग 1025 ईस्वी में। कब बाबू? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ मंदिर यहाँ पर है, देख लो मैप पे। ये गुजरात का ये वाला हिस्सा है ना, यहीं पर क्या है? सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है, ठीक है ना। इस पर आक्रमण किया। और उस समय सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी, बहुत ज़्यादा सोना चांदी था, माना अथाह संपत्ति थी।
जब आक्रमण किया तो कहा जाता है यहाँ पे लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या किया था उसने। यहाँ पे कितने? लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दिया था। और जाकर वहाँ पे जितनी मूर्तियाँ रखी गई थी, जितने मंदिर थे, सारे मूर्तियों को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करवा के फेंकवा दिया, है ना। यहाँ तक कि उसके तहखाने में जितना धन दौलत था सारा का सारा लूट लिया, है ना। और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर से लगभग महमूद गजनी को 20 लाख दिनार प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था? यहाँ से इसको 20 लाख दिनार मने दिनार प्राप्त हुआ था। तो 20 लाख दिनार का मतलब हुआ 20 लाख सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? उस जमाने में अब सोच के देखो कि 20 लाख सोने के सिक्कों की कीमत कितनी होगी, बहुत होगी। और इस सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा हीरे मोती रखे गए थे, है ना, पन्ना रखे गए थे, बहुत बहुमूल्य पत्थर रखे गए थे। उन सभी बहुमूल्य चीज़ों को ये लूट लिया और लूट कर यहाँ से फिर जाने लगा, ठीक है ना। गजनी देखो, जब आता था लूट के लेके चला जाता था। अब लूट के जब जाने लगा तो जाने के क्रम में यहाँ से प्रश्न बना है, जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जाने लगा तो रास्ते में उसके ऊपर किसने हमला किया, किसने उस पे जो है युद्ध किया, उससे किया, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बना है। तो आप याद रखिएगा, जाटों ने, किसने? जाटों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। क्या? कौन किया? जाटों ने। कब किया? जब वह सोमनाथ मंदिर लूटकर धन, सारा का सारा धन लेकर जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने उसके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमला करके कुछ धन संपत्ति उससे छीन ली। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो चलो बोलो, महमूद गजनी 1025 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसको कितना लाख दिनार प्राप्त हुआ? 20 लाख। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो रास्ते में उसके ऊपर किसने हमला किया? जाटों ने हमला किया। जैसे पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है या सिंध प्रांत का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जाट रहते हैं। जैसे आप गुर्जर पढ़े होंगे, गुज्जर है ना, जाट है, पंजाबी है, ऐसे होता है ना। तो वही जाट थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया, कुछ धन उससे छीन लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना के लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या किया था, ठीक है ना। और अथाह संपत्ति उसके हाथ लगी थी, अथाह संपत्ति उसके हाथ लगी। और सारा संपत्ति कहाँ लेके गया? गजनी लेकर चला गया। अब आ जाओ, अब यहीं पे एक पॉइंट याद रखना कि सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाते समय इसके ऊपर जाटों ने हमला किया। बस ये पॉइंट याद रखना, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब देखो, अब ये तो जा रहा था बेचारा, धन संपत्ति लेकर बहुत खुश था कि इतना ज़्यादा संपत्ति है कि हमारे कई पुस्त खाएंगे फिर भी नहीं ख़त्म होगा। तो देख रहे हो हमारे देश से कितना संपत्ति लूट के ले गए हैं सब। इसीलिए आज भी वहाँ पे खुदाई होती है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, या फिर उसके जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो वहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्यों प्राप्त होती हैं भाई? तो हमारे वहाँ से लूट के ले जाओगे तो प्राप्त नहीं होगा। सोना चांदी खाने वाला चीज़ थोड़े है कि खा के ख़त्म कर दिए, पचा लिए। कहीं ना कहीं तो दबा होगा, ले गए हो तो वही आजकल मिलता रहता है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जब जाट आक्रमण किए तो जो महमूद गजनी था उसके पास इतनी संपत्ति थी, इतनी ज़्यादा धन दौलत लेके जा रहा था कि फिर वो सोचा कि मैं जाटों से उलझूंगा नहीं रास्ते में। कहा कि भैया तुमने हमला किया, जितना ले गए हो ले जाओ, मैं तुमको बाद में देख लूँगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। तब फिर जब चला गया गजनी लेके, उसके बाद फिर 17वां आक्रमण किया। कौन सा? 17वां आक्रमण। और कहा जाता है महमूद गजनी भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ये 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है ना। सर हेनरी इलियट के अनुसार, किसके अनुसार? सर हेनरी इलियट, नाम याद रखना, सर हेनरी इलियट के अनुसार
इन्होंने बताया था, मतलब इनके अनुसार हम जानते हैं कि महमूद गजनी हमारे भारत देश पे कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो जो 17वां आक्रमण था वो किसके विरुद्ध किया था, ये भी पूछा गया है। तो जाटों के विरुद्ध किया था। कब किया था? जाटों के विरुद्ध, लगभग 1027 ईस्वी में। कब बाबू? 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का 17वां आक्रमण होता है भारत देश पर, और वो होता है जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो मैं लिख रहा हूं 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, एक और पॉइंट देखो, लिखो नहीं। अब यहीं पे हरियाणा है। कहाँ पे है भाई? देख लो, इसी के बगल में है ना हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है थानेसर। क्या नाम है? थानेसर। देखो यार है तो केवल मंदिरों को लूट रहा है ना। थानेसर एक जगह है हरियाणा में, यहाँ पे एक कांस्य की मूर्ति थी, है ना, चक्र स्वामीन की मूर्ति थी। यहाँ पे क्या थी? चक्र स्वामीन या चक्र स्वामिनी, कहीं कहीं लिख के आएगा, है ना। चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित मूर्ति थी, जिसको यहाँ से वो लूट लिया थानेसर से, और लूट कर ले जाकर रंग भूमि रखवा दिया। रंग भूमि का मतलब गजनी ले जाकर रखवा दिया। कहाँ पे रखवा दिया? तो आपसे ये पूछा जाता है प्रश्न, तो आप याद रखिएगा कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी कांस्य निर्मित क्या है? चक्र स्वामीन की आदमकद मूर्ति। एक शब्द आता है आदमकद मूर्ति को रंग भूमि रखवाया। रंग भूमि मतलब गजनी में रखवाया। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ध्यान सुनो, इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिए। ये एक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो सिक्का चलवाया था जिस पे संस्कृत में लेख लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? संस्कृत में उस पे लेख लिखे गए थे। मतलब आपसे पूछेगा कि उस शासक का नाम बताओ जिसने ऐसा चांदी का सिक्का चलाया था जिसमें संस्कृत में मुद्रण हुआ था, संस्कृत में लिखा गया था, तो वह कौन था? महमूद गजनी था। इतना लिख लो। लिख लिया आप लोग ना? ध्यान से सुन लो, यहां से भी आपका प्रश्न बनता है। कहता है संस्कृत मुद्रा लेखन चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था? तो महमूद गजनी ने किया था, है ना। मतलब ऐसा चांदी का सिक्का था जिसमें संस्कृत में मुद्रा लेखन किया गया था। ठीक है। कहता है कि महमूद गजनी की सेना में दो लोगों का नाम याद रखना। एक नाम है सेवंद राय और एक है तिलक। ये दोनों हिंदू थे और महमूद गजनी के समय में उच्च पदों पर आसीन थे, है ना। आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनी की सेना में उच्च पदों पर जो हिंदू रहते थे उनका नाम बताइए, तो क्या बताओगे? सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू थे। ठीक है ना। चलिए इसको मिटाता हूं, बस 5 मिनट का क्लास और बचा है। चलो आ जाओ, बस लास्ट है। अब यहाँ से एक देखो, कहता है कि महमूद गजनी के दरबार में कौन से कवि रहते थे या इतिहासकार कौन था? इतिहासकार, है ना, या फिर चिकित्सक कौन था? ऐसे प्रश्न पूछ देता है। मतलब हमें याद रखना है कि इसके दरबार में कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे, है ना। चाहे वो इतिहासकार हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो चिकित्सक हो। तो आप याद रखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें सभी लोग इधर सुनो, लिखो नहीं, तुम लोग लिखना शुरू कर देते हो भाई। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके फूफा जी हैं? सबके फूफा हैं? अदिति, फूफा फूफी ना हैं?
मतलब कहो थे तो हाथ उठाओ, ऐसे थोड़े होगा। तो चलिए, तो सबके फूफा जी हैं। अब ध्यान से देखिए, आप फूफा जी को याद रखिए, फू हाँ, है ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ, फूफा। लेकिन जी नहीं याद रखना है, बी याद रखना है, फूफा बी, फूफा जी नहीं, या फूफा बुआ में बी याद रखना। अब इसके दरबार में कौन कौन रहता था, इसी से याद हो जाएगा। देखो, यफ से याद रखना, पहला जो रहता था उसका नाम था फरूखी। कौन रहता था? आपके एग्जाम में यहां से पूछ देता है कि फरूखी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनी के दरबार में रहता था। ठीक है, इसके बाद यू से आता है उतबी। क्या है? उतबी। तो उतबी किसके दरबार में रहता था? और ये उतबी जो था महमूद गजनी के दरबार का इतिहासकार था, इतिहासकार था। ये भी पूछा गया है कि महमूद गजनी के दरबार का इतिहासकार कौन था, तो आप याद रखिएगा उतबी था। इसने क्या लिखा था ये भी देख लो, इसने लिखा था तारीख, तारीख, तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी लिखा था किताब। ठीक है, इस किताब को एक और कहते हैं किताब, किताब उल यामिनी। ठीक है ना, इसने 2 पुस्तकों की रचना किया था, इतिहास लिखा था, जिसका क्या नाम था? एक का नाम था तारीख ए यामिनी और दूसरे का नाम था किताब उल यामिनी। याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में पूछता है। अब देखो, एक और है यफ से, यफ से और कौन है? फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। इसके दरबार में रहता था फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी रहता था। और फिरदौसी का जो लेख है वो आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने लिखा था शाहनामा। क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। ठीक है ना, याद रखना है आपको। फिर देखो, ए से कौन आता है? ए से अलबरूनी, ए से अलबरूनी, ए से अलबरूनी। और अलबरूनी का जो लेख है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद रखना, तहकीक ए हिंद। क्या लिखा था? इसने लिखा था तहकीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। इसका हिंदी में होता है भारत की खोज। हिंदी में क्या मतलब होता है? भारत की खोज। और ये जो तहकीक ए हिंद लिखा गया था, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया था, तो आप याद रखना अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद लिखा गया था। ठीक है, और बी का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ। बी का मतलब देखो, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है बैहाकी। कौन? बैहाकी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनी के दरबार में रहता था। बैहाकी एक किताब लिखा, जिस किताब गिन नहीं लिखा था, जो बैहाकी था, इसने तारीख ए सुबुत्तगीन लिखा था। क्या लिखा था? तारीख ए सुबुत्तगीन। तो इस तरह से इतने दरबार में रहते थे और उनके द्वारा जो रचना की गई, उन रचनाओं के नाम मैंने बता दिया। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक बार सीधा हो जाओ और बोल दो, उसके बाद लिखना। सीधे हो जाओ। चलो, महमूद गजनी के दरबार में कौन रहता था भाई? फारूकी। उसके बाद उतबी कौन था? इतिहासकार था। क्या लिखा था? या फिर किताबुल यामिनी। और यफ का मतलब फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा। उसके बाद अलबरूनी ने क्या लिखा? तहकीक ए हिंद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत की खोज। तहकीक करना का मतलब खोज करना होता है। हिंद का मतलब भारत, भारत के लिए हिंद शब्द का उपयोग हुआ है। और यह किस भाषा में? और बी का मतलब बैहाकी। बैहाकी ने क्या लिखा? ठीक है, इतना लिख लीजिए भाई। तो आपको क्या याद रखना है? फूफा बी। क्या याद रखना है? फूफा बी। ट्रिक है फूफा बी। फूफा जी को फूफा बी बना दिए, है ना।